वीडियो में कंप्लीट भौतिकी फार्मूला चार्ट का रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लास 10th 12th में है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में कंप्लीट फार्मूला चार्ट फिजिक्स का रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा के बारे में देख लेते हैं। तो अलजेब्रा में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि a b c यहाँ पर रियल नंबर है। यहाँ पर यक्स पावर एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या बोल देते हैं। यहाँ पर इसकी पावर कभी भी नेगेटिव या भिन्न के रूप में नहीं होगी। अगर भिन्न के रूप में है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें चर की घात एक पूर्णांक है। और एक कंडीशन ये भी होती है कि a² का मान a² का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो द्विघात समीकरण की यह कुछ शर्तें होती हैं जो इसमें नहीं लिखा गया है। अगर ये भी लिखा जाता तो काफ़ी ये बड़ा फार्मूला चार्ट हो जाता है, इसलिए छोड़ दिया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर यक्स के दो मान होते हैं जिसे मूल कहते हैं। ओके, देखिए समीकरण के मूल होते हैं जबकि बहुपद के शून्यक होते हैं। जबकि शून्यक और बहुपद एक ही होते हैं, जबकि शून्यक और मूल एक ही होते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि ये इसके मूल फाइंड करने के लिए हम सिद्धाचार्य सूत्र का यूज़ करते हैं, जो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसे हम लोग सूत्राचार्य सूत्र कहते हैं। और एक मूल यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर आता है, एक मूल माइनस चिन्ह लेने पर आता है। ओके, तो यहाँ से दो मूल हमें फाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं। यदि इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया, फिर भी यहाँ पर डायरेक्ट उसका मान ही लिख दिया गया है। यदि b² - 4ac > 0 है तो इसका तो मूल वास्तविक होगा और असमान होंगे। धनात्मक होगा और मतलब > 0 है तो धनात्मक ही है। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर <0 है तो दोनों मूल काल्पनिक होती हैं और असमान होते हैं और संयुग्मी होते हैं। संयुग्मी संख्याएं क्या होती हैं ये आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, नहीं आता है तो जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि यह इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं। अगर उस तरह क्लास 10 12th में है तो उतना नहीं इसका यूज होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। यहाँ पर किसी भी धनात्मक, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक संख्या n के लिए द्विपद पर में यहाँ पर घात कुछ भी हो सकती है। कोई धनात्मक संख्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकता है या फिर भिन्न के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर 1 + x का मान हमेशा यह -1 और 1 के बीच में है। जो इसका प्रसार होता है 1 + x पावर n x पावर n बराबर 1 + nx × n × n - 1/2 फैक्टोरियल × x²। जितना यहाँ x की पावर होगी उतना यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस n × n की पावर n × n - 1 × n - 2/3 फैक्टोरियल x³। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और अंतिम से दूसरा पद होगा n × x पावर n - 1। यहाँ पर हमेशा इसका कोफिशिएंट घटता रहेगा। ओके, कोफिशिएंट घटता रहेगा और घात बढ़ती रहेगी। इस प्रकार से अंतिम में कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और घात बढ़कर x पावर n हो जाएगी, जितना कि इसका है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 1 - x रहता, x का स्थान पर माइनस रहता, तो यहाँ पर x की पावर ओ टर्म है वहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। बस, काफ़ी कोई परिवर्तन नहीं और कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको 1 + x का प्रसार पता है तो दूसरा प्रसार आसानी से कर सकते हैं।
इसका प्रसार आप किसी भी संख्या का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए और लिमिट में भी इसका कुछ यूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर यक्स का मान बहुत ही छोटा है 1 से, तो उच्च घातों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि 1 प्लस माइनस एक्स पावर एन बराबर लिख देते हैं 1 प्लस माइनस एन एक्स। इसका हम एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 999 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो दशमलव के 4 अंकों तक तो बायनोमियल थ्योरम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसे लिख देंगे, हम इसे 2 पदों में इस प्रकार तोड़ेंगे कि एक टर्म 1 हो और दूसरा टर्म -1 और 1 के बीच में हो। तो इसके लिए हम एक जोड़ दिए, घटा दिए और इनमें से 1000 कॉमन कर लिए, तो 1000 का वर्ग 1000 का घनमूल हो गया 10, यानी कि 1/3 घनमूल होता है। और इसमें से हम इसे कुछ इस प्रकार लिख दिए 1 - 0.001 जो -1 और 1 के बीच में है। अब यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो 1 - nx, n क्या है, n 1/3 है, तो इससे गुणा हुआ तो 1/3 आ गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह 9.967 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप बायनोमियल थ्योरम को याद रखिए। इसका प्रयोग लिमिट में और सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए होता है। ओके, और भी इसका यूज हो जाता है। जहाँ भी काम लगे वहाँ पर यूज करिए, ये आपको पता होगा। हालांकि यहाँ पर मैंने रिवीजन आपको करा दिया। तो चलिए जा लेते हैं चरघातांक की श्रेणी में। चरघातांक की श्रेणी का अधिकांश यूज लिमिट में ही होता है। ओके, किसी लिमिट का मान फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। यहाँ पर ई का मान 2.7 के आसपास होता है, जो होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से अगर एक पावर यक्स पूछते तो यहाँ पर 1 प्लस यक्स बटे 1 फैक्टोरियल प्लस यक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, यक्स की पावर जितना घात होगी बटे में उतना फैक्टोरियल आएगा और इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। अगर एक पावर माइनस एक्स पूछ रहा है, तो अगर एक पावर एक्स पता है तो जहाँ पर यक्स पावर ओड है वहाँ उसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, बाकी पॉजिटिव ही रहने दीजिए, तो वहाँ से एक पावर माइनस एक्स का भी प्रसार आपको आ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसे याद रखना है। यहाँ पर पावर हमेशा ही इनफाइनाइट बनता है। जैसे लिमिट n टेंडिंग टू 0 1 + 1/n, 1/n और यानी कि मान 0 रखेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर भी इनफाइनाइट होगा, यह हमेशा e के बराबर आएगा और e का मान होता है 2.7103। ओके, अगर यहीं पर इस प्रकार लिखा होता कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, n का मान इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इसकी पावर भी n है, तो यह e के बराबर होगा। ओके, तो इसे ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लघुगणकीय श्रेणी यानी कि लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में। तो लॉगरिथम सीरीज में यहाँ पर हम इसे 1 प्लस यक्स का प्रसार में जहाँ यक्स है ये भी हमेशा मॉड ऑफ यक्स लेस देन 1 है, यानी कि यक्स का मान -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, जो होता है यक्स माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴। लॉगरिथम सीरीज में ये विशेष ध्यान देना है कि इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा और यहाँ पर 1 से शुरू नहीं होगा, जबकि यहाँ पर चरघातांक की श्रेणी में हमेशा 1 से ही शुरू होता था। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि log 1 प्लस यक्स में जब प्लस रहेगा तो अल्टरनेटिव चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस माइनस और जितना पावर होगा उतना ही बटे में आ जाएगा। यक्स माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अगर यहीं पर 1 माइनस यक्स रहा होता तो यह हमेशा ही माइनस टर्म आता। ओके, जहाँ ओड है उसके सामने माइनस आ जाता और उस तरह तो इवन के आगे माइनस है ही। इस प्रकार से पूरा ही ओड बन जा रहा है, तो सभी के आगे माइनस चिन्ह आ जा रहा है। ओके, अगर यहीं पर हम दोनों को सेपरेट कर दें तो यह log विथ e 1 प्लस यक्स बटे 1 माइनस यक्स बराबर आ जाएगा।
यहाँ पर अगर घटाएंगे तो ये सभी चिन्ह प्लस हो जाएंगे, प्लस होने पर ये ओड टर्म 2 बार हो जाएंगे और जो इवन टर्म है आपस में कट जाएंगे। तो यह हो जाएगा 2 + x क्यूब बाई 5 + x पावर 5 बाई 5। इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो log x में से अगर ये log x-1 घटाएंगे तो ये माइनस टाइम्स log, जब हम log बोल रहे हैं तो हमेशा उसके बेस ई है। ओके, इस बात को ध्यान देना है। तो यह होगा माइनस log 1 - 1 अपन x बराबर, अगर यहीं पर log 1 + x में से माइनस log x को सेपरेट कर दें तो यह log x 1 + 1 अपन x के बराबर हो जाएगा। अगर हम log 1 + x में से माइनस log x को सेपरेट अगर हम log 1 + x माइनस log x-1 करें तो यह बराबर 2 टाइम्स 1/x + 1/3x² + 1/5x²। इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। यहीं पर अगर हम x का मान 3 ले लें तो यहाँ पर log 2 का मान फाइंड हो जाएगा, जो होता है 0.693 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लघुगणक की श्रेणी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो चलिए जानते हैं गुणनखंड के बारे में। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। क्वालिटी थोड़ी कम है, थोड़ा सा मैनेज करिए क्योंकि यह फ़ोटो मोबाइल से ही खींचा गया है और पूरा पिच खींचा गया है, इसलिए क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट आ गया है। तो अगर हम x + y की पावर क्यूब करते हैं तो यह बराबर होता है x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy कोष्टक में x + y के बराबर। यहीं पर अगर y के स्थान पर माइनस चिन्ह आता है तो जहाँ पर ओड पावर है वहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा, सिंपल ही। तो यह x क्यूब - y क्यूब - 3xy कोष्टक में x - y के बराबर होगा। अगर यहीं पर x क्यूब + y क्यूब फाइंड करना है तो यह x + y का क्यूब - 3xy कोष्टक में x + y आ जाएगा। इसी टर्म को हम जो है लेफ्ट में भेज देंगे। अगर यहीं पर x का क्यूब - y का क्यूब फाइंड करना है तो यह बराबर होगा x - y का क्यूब, और इसी को राइट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। लेफ्ट में भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 3xy × x - y आ जाएगा। और अगर यहीं पर एक और फार्मूला होता है x क्यूब + y का क्यूब, जब इसी को सॉल्व करेंगे x + y को कॉमन करके तो यह हो जाता है x का क्यूब + y के क्यूब बराबर x + y x² - xy + y²। इसी प्रकार से x क्यूब - y क्यूब बराबर होगा x - y दूसरे कोष्टक में x² + xy + y²। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि देखिए यहाँ पर x - y है तो सबसे पहले x - y लिख दीजिए, बाकी सभी में पॉजिटिव कर दीजिए। यहाँ पर x + y है तो सबसे x + y लिख दीजिए, और बाकी जहाँ x y आ रहा है उसके साथ नेगेटिव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगर 3 हमारे पास संख्याएं हैं उनका क्यूब करना है, अगर यहीं पर 3 संख्याएं हैं x + y + z का क्यूब हमें करना है, अगर हमें x + y + z का वर्ग करना है तो यह बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2zx + 2yz + 2zx। ओके, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, x + y + z का वर्ग बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के बराबर होता है। थोड़ा सा साइज इसका हम कम कर दें। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 2 गुणनखंड है x + a x + b है तो इसका मल्टीप्लाई x² + a + x a + b × s + ab के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। एग्जाम में 2 गुणनखंडों का मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने अलजेब्रा, चरघातांकी श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी और फैक्टर के बारे में जान लिया। अब चलिए त्रिकोणमिति पर आ चुके हैं और त्रिकोणमिति में हम जानते हैं त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अगर आधार पर बना कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए, हम यहाँ पर आपको डिस्कस करते रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर यह बी कोण मान लेते हैं, यह समकोण है। ओके, और यह कोण थीटा है। ओके, तो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, या थीटा के सामने की जो भुजा होती है, इसे मान लेते हैं ए है और इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी है। ओके, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बची हुई भुजा आधार होती है। या फिर कह सकते हैं कि समकोण के सामने एक भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा आधार होती है। तो एक समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार कुछ इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। और एक ट्रिक भी होता है इसे याद रखने का, और ट्रिक क्या है इसके बारे में भी आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक के ए ओके बटे एल ए, हालांकि ये आपको पता होगा, फिर भी यहाँ पर वीडियो देखने वाले कई लोग होंगे तो सभी को नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो हमारा लंब बटे कर्ण बटे लंब है, ये साइन का अनुपात होता है कर्ण बटे लंब। सॉरी, मैंने तो उल्टा ही लिख दिया इस। तो यहाँ पर ट्रिक इस प्रकार होता है, एल बटे के होता है। उस टाइम मैंने उल्टा लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। तो ये होता है के ए। ओके, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पहला अनुपात है एल बटे के, साइन का अनुपात होता है ए बटे के, मतलब आधार बटे के काश का अनुपात होता है। इसी प्रकार से एल बटे मतलब लंब बटे आधार एक tan का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से एल बटे के त्रिकोणमिति याद करने का एक तरीका है। तो चलिए अपने हम कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। हालांकि आपको पता होगा, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रही है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इसी प्रकार से जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ओके, तो इसी को उल्टा कर दीजिए। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बैटरी 15% बच चुकी है। ये जो है सेक थीटा को उल्टा होता है तो 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर, यह जो है cot थीटा को उल्टा होता है तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। और ये भी याद रखिए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अगर किसी कोण को रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो इसका यूज हम कर लेते हैं। अगर पाई को हम राइट में भेज देंगे तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है जिससे आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह एक सर्वसमीका है जो हर एक कोण के लिए लागू होता है। इसी प्रकार से 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1+ cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक रेडियन बराबर होता है 57 अंश 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ सारणी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ही मानों के बारे में देखेंगे, हालांकि आपको 90 तक के मान पता है तो और आगे के बचे 120, 135, 150, 180 के मान याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हम जो है कोणों यहाँ कोण माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा के पदों के अनुपात को आपको याद रखना है। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी को याद कर लेते हैं। देखिए,
साइन 0 अंश का मान 0 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है। ओके, इसी प्रकार से साइन 30 अंश का मान 1/2 √2/2 cos 30 अंश का मान tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई साइन 0 अंश के मान याद करना तो काफ़ी आसान है। कैसे आसान है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर मैंने पढ़ा था कि वह लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम बताने लगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर भी मैं एक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमें ऐसा एक त्रिभुज बनाना है जिसमें थीटा का मान 0 अंश हो। ओके, तो 0 अंश हो, तो अगर थीटा का मान 0 अंश होता है तो वहाँ पर हमारा जो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था मैंने ऊपर, अगर इसे हम 0 अंश कर दें तो यह जो लंब होगा और यह जो आधार होगा आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह भुजा आके इस पर सट जाएगी और कर्ण 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो कर्ण होगा ये इस पर आ जाएगा तो लंब 0 हो जाएगा। लंब 0 हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब 0 हो गया, अब मान लेते हैं कर्ण कुछ है तो 0 में कर्ण से डिवाइड कर देंगे तो वह हमेशा 0 के बराबर होगा। इस प्रकार से लॉजिक cos थीटा के लेकर लगा सकते हैं। cos थीटा में हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार और लंब आपस में बराबर हो जाएंगे, आपस में बराबर हो गए तो समानुपात करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा के लिए लंब बटे आधार, तो लंब हमारा तो यहाँ पर 0 के बराबर है, तो इसी प्रकार आधार कुछ है तो 0 हो जाएगा। तो इस लॉजिक से भी याद कर सकते हैं या फिर मैनुअली उसी तरह याद कर लीजिए। हालांकि याद करने के कई तरीके हैं, तो इसके तरीकों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन थीटा को अब याद रखना है कि साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान कड़ी में 3/2, tan 30 का मान 1/√3, साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, ये दोनों मान समान होते हैं और tan 45 का मान 1 होता है। देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। साथ मैंने ऊपर डिस्कस नहीं किया, परंतु ऐसा होता है कि tan थीटा बराबर होता है, यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ओके, साइन थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है, इसे आप याद रखना है। ओके, तो इसका यूज़ कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको साइन थीटा और cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, तो यहाँ पर आपस में डिवाइड करने पर tan थीटा का मान आ जाएगा। ये तो मैंने इरेजर ले लिया। इसी प्रकार से 1/√2 को 1/√3 डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 1/√3 डिवाइड कर देंगे 10 का मान आ जाएगा। हमारे पास 2 का मान पता है, हालांकि आप एक त्रिकोणमितीय का अनुपात पता है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, परंतु इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका नाम है, चैनल का नाम है विजय स्टडी प्लान से जाकर आप देख सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है इसे बताने में, तो इसे हम लोग थोड़ा कम ही समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर हम साइन 60 अंश का मान याद करना है तो ये क्या करते हैं, इसे यहाँ पर कर देते हैं और इसे यहाँ पर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसी प्रकार से साइन 90 माइनस 30 अंश बराबर हो जाएगा साइन cos 60 अंश। तो इसलिए ये जो है साइन का मान cos में चला जाता है, cos का मान साइन में चला आता है। ओके, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और यह जो है इसी को डिवाइड कर देंगे कड़ी में 3, tan 60 अंश का मान कड़ी में √3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 90 अंश का मान 1 होगा, साइन 90 अंश का मान हो, cos 90 अंश का मान 0, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट होगा। 120, 135, 150, 180 के मान याद करना जरूरी नहीं है, आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से याद कर सकते हैं।
कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ और अनुपात हैं, इसे भी पता होना चाहिए कि देखिए अगर हमारा 90 में प्लस 90 और 270 में कुछ कोण प्लस माइनस हो रहा है, तो साइन का कास हो जाता है, कास का साइन हो जाता है। ओके, टेन का काट हो जाता है, काट का टेन हो जाता है, और सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। अगर यहीं पर 180 या फिर 360 में प्लस माइनस होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ओके, और माइनस चिन्ह को भी याद किया जा सकता है, इसके लिए हमें चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, हालांकि आप याद कर सकते हैं, इतना जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब इसी प्रकार मान लेते हैं साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा में याद करना है, तो 90 में प्लस माइनस हो रहा है, तो साइन कास में बदल जाएगा, ये कास थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। और 90 से प्लस जाएंगे तो यहाँ पर साइन कास में बदलेगा, परंतु पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। ओके, कास के लिए निगेटिव चिन्ह आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते रहे हैं। देखिए हमारे पास मान लेते हैं ये एक चतुर्थांश है, इसे याद करने की ट्रिक है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। देखिए हम इसमें ASTC का एक रूल लगाते हैं, ASTC। ओके, तो यह जो कोण होता है यह 0 से 90 के बीच में होता है, या 90 से 180 के बीच में है, या 180 से 270 के बीच में, यह 270 से 360 के बीच में होता है। यह जो मैंने चला है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में कोण धनात्मक लेते हैं और क्लॉकवाइज में निगेटिव लेते हैं। अगर इस प्रकार से कोण मापते हैं तो यह माइनस थीटा मान जाएगा। ओके, इतना जानकारी होना चाहिए। अगर हम 90 प्लस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा करते हैं या फिर थीटा ही लिखते हैं, तो यह थीटा और 90 माइनस थीटा यह प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो ए से ई मतलब आल होता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। इसमें जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है यह जो है किसके बीच है, यह 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है, तो इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है, इसमें सिर्फ टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा ये धनात्मक होगा। इसी प्रकार सी से ASTC आपको याद करना है, और सी से होता है कोस थीटा और कास थीटा का उल्टा सेक थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। इसकी रेंज क्या होगी, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आपको कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस प्लस चिन्ह आ रहा है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में मैंने बताया था कि तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। मैंने बताया ही था कि 90 प्लस माइनस या फिर 270 प्लस माइनस करेंगे तो साइन का कास का साइन, टेन का काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। तो हम यहाँ पर ना जो साइन है आगे वाला देखते हैं, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसे नहीं देखते हैं। ओके, ये भी ध्यान देना है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर मैंने आया था ना, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस साइन थीटा क्यों आया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक ही धनात्मक होता है। तो यहाँ पर क्या है, कास है, तो कास कहाँ धनात्मक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, और यह बदल भी जाएगा, कास का साइन हो जाएगा। मैंने बताया ही था कि 90 में प्लस या फिर माइनस कीजिए, या फिर 270 में प्लस माइनस कीजिए तो साइन का कास, कास का साइन हो जाता है।
इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस cot थीटा हो जाता है। बाकी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप बना ही सकते हैं, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया है, याद भी कर सकते हैं। ये सभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है कि साइन ये सब 80 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए, ये 80 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होगा, और तृतीय चतुर्थांश में बताया था कि tan और tan का उल्टा cot ही धनात्मक होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा कर रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ही था कि 180 में प्लस माइनस थीटा करिए, 360 में प्लस माइनस करिए थीटा करिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये साइन ही थीटा रहेगा। माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि tan और tan का उल्टा cot नहीं धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी का आप सबसे पहले सूत्र याद रखना है। क्यों याद रखना है? इससे काफ़ी क्वेश्चन बढ़ते इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर कोई त्रिकोणमिति का सूत्र लगा रहे हैं। तो यह होता है साइन a प्लस कास b प्लस कास a साइन b। देखिए, साइन में साइन जो है साइन कास दोनों लेकर चलता है, परंतु कास में उल्टा है। कास या तो कास साथ ही आएगा, फिर साइन या तो कास ही आएगा या तो साइन ही आएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कास ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। यहीं पर एक सूत्र बनता है साइन 2a का मान क्या होगा। ये दोनों एंगल समान कर दीजिए, ए लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एंगल समान है तो 2 साइन ए कास ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन 2a का मान भी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से कास a प्लस बी का मान फाइंड करना है तो कास ए कास बी माइनस साइन बी बराबर होता है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर काट a प्लस बी बराबर काट a काट b माइनस 1 बटे काट b प्लस काट a होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं जैसे मैंने ऊपर प्लस में किया, इस प्रकार से माइनस में भी कर सकते हैं। कास साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। यहाँ पर जहाँ प्लस चिन्ह था साइन में माइनस हो जाता है, परंतु कास में उसी का उल्टा हो जाता है। ओके, तो कास ए माइनस बी बराबर कास ए प्लस कास बी कास बी प्लस साइन बी हो जाता है। tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस बटे tan ए प्लस tan बी 1 प्लस tan ए प्लस इंटू tan बी होता है। काट ए माइनस बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे काट बी माइनस काट ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास, इसके बारे में तो मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया था कि ये सूत्र कैसे आया। दोनों एंगल समान रख दीजिए तो ये सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से कास 2a का भी मान आ जाएगा। यहाँ पर कास 2a का मान समान रखेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हालांकि यह बहुत आसान है, इसे याद रखना कोई जरूरी नहीं है। यहीं पर यह एंगल समान कर देते हैं तो यहाँ पर कास बी के स्थान पर ए रख देते हैं तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। इसी प्रकार से यह अगर हम ऊपर आइडेंटिटी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देंगे तो यह 2 कास स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर कास स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया जाए तो यह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर हम tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इसके बाद हम अगले सूत्र के बारे में देख लेते हैं। 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर 2 बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है 2 कास ए प्लस साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है 2 कास ए कास बी
बराबर कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी बराबर होता है। ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया कि यही दो आइडेंटिटी प्लस माइनस करिए तो ये सूत्र बनता है। ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 साइन ए कास बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी के बराबर होता है। अब योग और अंतर के सूत्र देख लेते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कास ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 और कास ए प्लस बी प्लस कास बी कास ए प्लस कास बी बराबर होता है 2 कास ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2। कास ए माइनस कास बी बराबर यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, ठीक है, इसके बात को ध्यान देना है। यह होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 के बराबर होता है। अब कुछ त्रिकोणमितीय श्रेणियाँ के बारे में देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, यह भी लिमिट में ही काफ़ी उपयोग होता है। इसका प्रसार पता है तो लिमिट के सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, तो याद रखना है कि साइन यक्स बराबर होता है यक्स माइनस यक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस यक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अल्टरनेटिव चिन्ह बदलता जाएगा, यह सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। इसी प्रकार से कास यक्स बराबर होता होगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस यक्स पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल माइनस यक्स पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। इसी प्रकार से tan यक्स बराबर होगा यक्स प्लस यक्स क्यूब बटे 3 प्लस 2 बटे 15 यक्स स्क्वायर। इसमें देखिए फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, इतना तीन ही टर्म याद कर लेते हैं तो इतना बहुत है और यह फैक्टोरियल यह अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर यक्स बहुत छोटा है तथा रेडियन मापा जाता है तो साइन 2 रेडियन बराबर साइन 2 पाई बाई 180। मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि पाई रेडियन बराबर 180 होता है। जो जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर साइन को मान रखकर तो वही हमारा साइन 2 रेडियन का मान फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप साइन 2 रेडियन का मान फाइंड कर सकते हैं। हालांकि इस बात को ध्यान देना है तो यक्स का मान छोटा ही होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, अवकल गणित के बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलेशन। ओके, तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसे सेंटर में कर लेते हैं और तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले अवकलन करना सीख लेते हैं। अवकल गुणांक, देखिए कोई फलन है, अगर वह यक्स पावर n के रूप में है, यक्स पावर कुछ भी है, धनात्मक ऋणात्मक कोई पूर्णांक, तो उसका हम अवकलन करने के लिए dy बाई dx करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि y फलन का अवकलन यक्स के सापेक्ष जो होता है n इंटू यक्स पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। इसे याद रखना है, इसके द्वारा आप बहुपदी फलन को बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर दो फलन आपस में योगफल के रूप में है तो उसको डिफरेंस करने के लिए आप अलग अलग पदों के रूप में डिफरेंस करके ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो पद गुणा के रूप में है, उसका हमें अवकलन करना है तो होता है dy बाई dx बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। इसी प्रकार से हमें अगर दो फलन डिवाइड के रूप में है तो उसका अवकलन करना है तो यह होता है dy बाई dx बराबर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग होता है। अब दो फलन का अवकलन करना है तो यह बराबर होता है dy बाई dx बराबर dy बटे दूसरे फलन के सापेक्ष कर दीजिए, फिर उस फलन का यक्स सापेक्ष कर दीजिए तो यह dy बाई dx के ही बराबर आता है। इससे हम लोग प्राचल फलन जो होते हैं उसका अवकलन करते हैं। ओके, अगर कोई हमारा अवकल गुणांक कोई अचर है, नियतांक है, तो उसका अवकलन हमेशा ही
0 के बराबर होता है। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी मैंने डिस्कस कर ही लिया। अब त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं अवकलन या समाकलन संबंधी क्वेश्चन को हल करने के लिए। ओके, तो साइन यक्स का अवकलन होता है कास यक्स। तो साइन यक्स का अगर यक्स आप डिफरेंट करेंगे तो कास यक्स बराबर होता है सेक यक्स का। सेक यक्स इंटू टेन यक्स के बराबर आएगा कॉट यक्स का, यहाँ पर माइनस कोसेक यक्स स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर टेन यक्स का माइनस सेक स्क्वायर यक्स कास यक्स का माइनस साइन यक्स, और कोसेक यक्स का माइनस कॉट यक्स इंटू कोसेक यक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ट्रिक एक होती है कि अगर जहाँ पर सी है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही नेगेटिव होगा। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अवकल गुणांक कैसे याद करेंगे। तो साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से कास एक्स का होता है, यहाँ पर आगे नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि मैंने ऊपर डिस्कस किया ही है, जिसका आगे सी है उसका आगे नेगेटिव लगा दीजिए। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा टेन एक्स का 1/, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स का 1/1 एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स का -1/1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के बराबर आता है। अब लघुगणकीय और चरघातांकी फलनों का अवकल गुणांक कैसे याद करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। काश एक्स का अवकलन लाग एक्स का अवकलन होता है 1/x, एक पावर एक्स का अवकलन 1/x ही होता है। एक पावर एक्स का अवकलन 1/x इंटू लाग ए होता है। इसका कैसे अवकलन करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल या फिर जेई में। देखिए, हम इसे ले सकते हैं एक पावर में हम लिख सकते हैं एक पावर में यक्स लाग ए। ओके, तो एक पावर यक्स का अवकलन 1/x ही होता है, तो 1/x ही लिख दिया मैंने, और वहाँ पर जो लाग एक कांस्टेंट हो जाएगा, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यही मिला जुला कार्य जाता है। ओके, तो काफ़ी आसानी है। अगर हम किसी फलन का अवकलन यक्स सापेक्ष कर रहे हैं और उसका फलन टी के सापेक्ष कर दिए हैं, बट टी का फलन यक्स सापेक्ष कर दिए हैं, तो आपस में गुणा करेंगे तो यह df/dt dx के बराबर आ जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग प्राचल समीकरण में करते हैं। ओके, आप पढ़े होंगे तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ फार्मूला को रिवीजन कर रहे हैं, तो फार्मूला का ही रिवीजन करेंगे। ओके, इस पर हम एक वीडियो बना सकते हैं, परंतु थोड़ा सा टाइम लगेगा। फलन f में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे उसका हम सबसे पहले तो f याद करेंगे, यानी कि यहाँ पर f है डैश लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि 1 डेरिवेटिव किया गया है हो। तो ये सबसे पहले तो हम उस फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और उसके 0 के बराबर रखेंगे। जो भी मूल फाइंड होंगे उसका मान हम d² में रखेंगे। ओके, एफ को हम डबल डेरिवेटिव करेंगे और उस फलन में रखेंगे। अगर एक्स बराबर अल्फा रखने पर नेगेटिव चिन्ह आता है तो फलन का मान उस बिंदु पर अधिकतम होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो न्यूनतम होगा। अधिकतम किसी फलन का अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करने का यही रूल है। इससे तो कोलेस्ट्रॉल में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, जेईई में भी पूछे जाते हैं। समाकल गणित, अब हम यहाँ पर अवकल गणित यानी कि अवकलन गुणांक के बारे में मैंने डिस्कस किया कैसे याद करते हैं। अब इसके बाद हम आ गए हैं पता नहीं क्यों बार बार PDF ही बंद हो जा रहा है।
इसे हमें जूम करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ पर मैंने था, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं समाकल गणित के बारे में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम डी एक्स का समाकलन करते हैं तो ये यक्स के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यक्स की पावर 0 है, यक्स पावर 0 प्लस 1 यक्स पावर बटे 1 बराबर यक्स की पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बहुपद है उसके पावर n है का हमें समाकलन करना है, तो ये बराबर होता है यक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये ध्यान देना है कि यक्स पावर कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। -1 हो गया तो घात 0 हो जाएगी और बटे भी 0 हो जाएगा, तो कुछ परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर यक्स पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमें दो फलन योगफल के रूप में दिए गए हैं, उसका समाकलन करना है, तो अलग अलग फलनों का समाकलन करके उसे ऐड कर दीजिए तो उसके बराबर ही आएगा। चौथा दिया गया है कि अगर 1/x का हमें इंटीग्रेशन करना है तो यह log x के बराबर आता है। अगर हमें कोई फलन है c है, c जो कांस्टेंट है, इसका समाकलन हमें यहाँ पर यक्स दिया है यार, यह जो है ना गलत दे दिया है, यहाँ पर यक्स रहेगा dx। और यहाँ पर जो u है कोई वेरिएबल है, यक्स है। ओके, कोई भी वेरिएबल है, मतलब इसका कार्य मतलब है किसी को हम कोई कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं फंक्शन में से। अगर e की पावर एक्स में ds करेंगे तो e की पावर एक्स का एक्स ही रहेगा और बटे में a आ जाएगा। ओके, घात में जो भी पावर होती है वह बटे में आ जाती है। घात में जो भी कांस्टेंट होता है वह नीचे आ जाता है, बटे में आ जाता है, जबकि अगर घात में नहीं है तो वह फलन से सिर्फ बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, गुणा होता है, करने का मतलब सिर्फ यह है। और c इंटू यू एक्स डी एक्स एक पावर एक्स है, तो यह बराबर होता है एक पावर एक्स बटे, यहाँ पर सिर्फ ना ये तो गलत ही दे दिया है, बहुत गलती है। यहाँ पर यह चीज़ नहीं रहेगा, ये जो है यह इसे डिलीट कर दीजिए। ओके, तो इसका कार्य मतलब है कि अगर हम ये भी नहीं रहेगा। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक पावर एक्स डी एक्स का, तो यह एक पावर एक्स बटे log ए के बराबर होता है। यहाँ विधिवेश ई है। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा ही था कि एक पावर एक्स बराबर क्या, हम लोगों का जो अवकलन होता था वो एक पावर एक्स log ए होता था, उसी को उल्टा कर दीजिए तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार साइन ए एक्स का हमें अवकलन बराबर होता है माइनस कास ए एक्स बटे ए। ओके, अगर हमें कोड में कोई अक्षर दिया है तो वह भी डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार से कास ए एक्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो साइन ए एक्स बटे ए के बराबर होता है। सेक स्क्वायर ए एक्स बराबर टेन ए एक्स बटे एक बराबर हो जाएगा। टेन ए एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स सापेक्ष तो -1/a log कास ए एक्स के बराबर आ जाएगा। कास ए एक्स का 1/a log साइन ए एक्स के बराबर आ जाता है। और यहाँ पर कुछ विशेष इंटीग्रेशन है, इसे आपको याद रखना है कि स्क्वायर डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पर प्लस ऐड नहीं किया गया है, हालांकि आप कर भी सकते हैं। मान के चलिए कि प्लस सी एक कांस्टेंट ऐड है। इंटीग्रेशन ए डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए। एक्स बटे क्या है, एंगल है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है log 1/a एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, इसे याद रखना है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले के आंसर के बारे में। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के बारे एक्स स्क्वायर, अगर निगेटिव चिन्ह दिया गया है तो यह cos इनवर्स यक्स बाई ए के बराबर आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं। तो हमारा कैलकुलस हुआ कंप्लीट। चलिए जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। सर्कल का हमारा जो इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 होता है। ओके, तो इसका केंद्र -g, -f होता है और त्रिज्या g² + f² - c के बराबर होती है। अगर हमारा केंद्र मूल बिंदु है तो यह x² + y² बराबर a² होता है। केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या r बराबर a हो जाती है। इसी प्रकार से दीर्घवृत्त, इसकी जो उत्केंद्रता है 0 होती है हमारे वृत्त के, और जो हमारा दीर्घवृत्त है इसकी उत्केंद्रता हमेशा ही 1 से छोटी होती है। तो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² + a² + b² बराबर 1। उत्केंद्रता हमेशा 1 से कम है, जो होती है स्क्वायर बराबर 1 माइनस स्क्वायर रूट a² बराबर 1 माइनस b² के बराबर होती है। आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उस सूर्य के दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है और सूर्य उसके किसी एक नाभि पर होता है। दीर्घवृत्त की 2 नाभियाँ होती है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ही सूत्र दिया गया है, इसे मैंने बता दिया। और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप कुछ टाइम बाद हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो परवलय के बारे में देख लेते हैं। y² बराबर 4ax, ये एक प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसकी उत्केंद्रता 1 के बराबर होती है। इसका जो इक्वेशन बनता है, यदि a का मान अगर a का मान पॉजिटिव है तो इस प्रकार ऊपर मुखी बनेगा, अगर a का मान नेगेटिव है तो इस प्रकार नेगेटिव नीचे मुखी बनेगा। ओके, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना है तो आप जान सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोला क्या होता है? इसकी उत्केंद्रता हमेशा ही 1 से बड़ी होती है, जो होता है b² बराबर a² माइनस 1 के बराबर में। इसका इक्वेशन होता है x² बटे a² प्लस y² बटे b²। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो a² होता है यह जो है लघु दीर्घ अक्ष होती है और b जो है लघु अक्ष होता है। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर अतिपरवलय है यह कुछ इस प्रकार का बनता है। इसका इक्वेशन यह कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, तो इसे आप देख लेना, जो भी है मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी है थोड़ा। और हमारे पास यहाँ पर देखिए समीकरण है y बराबर mx प्लस c और दूसरा समीकरण है y बराबर mx माइनस c। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, यहाँ पर दिया गया है क्योंकि अचर पद अलग अलग हैं। तो ये 2 रेखाएं हैं। तो दोस्तों, अब हम मैकेनिक्स के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों का जो है मैथमेटिकल फिजिक्स हुआ कंप्लीट। अब हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बचे हुए टॉपिक जो मैकेनिक्स है, और भी जो आगे टॉपिक रह गए हैं। हालांकि ये वीडियो में तो संभव नहीं है, ये हमारा पार्ट 1 होगा। हमारी मोबाइल भी चार्ज तो नहीं है, 5% हो चुकी है। शूट करने का प्रयास करेंगे तो तभी मोबाइल स्विच ऑफ ही हो जाएगा। ओके, तो हम इसे किसी अगले वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लगा, यदि थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर न करें। ओके, क्योंकि नहीं बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।